चलिए देखिए, ये है आपका मेटल और नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसका? एलिमेंट्स का। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो भी आपका दिया हुआ एलिमेंट या तो वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है। तो अभी तक में जितने भी 118 एलिमेंट्स है उसमें से 98 जो है वो नेचुरली अकर होता है अर्थ में। नेचुरली का मतलब हो गया जिसे हम लोग नहीं बना सकते उसको नेचुरली बोलते हैं। और जो हम लोग बनाते हैं लगभग इसमें से 98 में से हटा दीजिए, जितना भी बचेगा लगभग 30 के अराउंड, 30 से ज़्यादा ही अब हो चुके होंगे, वो लैब में बनाया जाता है, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। तो एलिमेंट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया मेटल और नॉन मेटल में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फर्दर अगर देखा जाए तो उस पर मेटलॉइड भी आता है जिसमें जिसके पास कौन सा क्वालिटी होता है, मेटल का भी कुछ क्वालिटी होता है, कुछ नॉन मेटल का भी क्वालिटी होता है। आइए तीनों का एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल का बात करेंगे तो मेटल का एग्जाम्पल है आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, लीड हो गया, एक्सेट्रा। और ये सब एग्जाम्पल हम लोग जनरली देखते हैं लगभग। आयरन का घर में भी यूज होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन वगैरह हो गया, कॉपर का भी, फिर आपका गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब में यूज होता है, मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है। तो ये सब जनरली यूज करते ही हैं। नॉन मेटल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ गैस है जो हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन हम लोग के रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा ये तो मेटल और नॉन मेटल पढ़ लिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है एलिमेंट जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है, बोथ प्रॉपर्टी। कौन कौन सा प्रॉपर्टी? मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है। तो उसमें आपका एग्जांपल के तौर पे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलोरियम हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या है? मेटलॉइड है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल के बारे में। पहले सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है इसमें, इसके बारे में पहले डिटेल देख लेते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल है क्या? तो मेटल आर एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं जिसके पास हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। उसके साथ साथ एज वेल एज, मतलब उसके साथ साथ मेलिबिलिटी होगा, डक्टिलिटी होगा और हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी बोला फिर से समझ लेते हैं। हाई इलेक्ट्रिक, तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। जो भी हम लोग घर में वायर वगैरह जो भी यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तभी वो काम कर पाता है। अदरवाइज वो, अगर मान लीजिए फैन है और फैन का वायर से जोड़े हुए इलेक्ट्रिसिटी से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो तो फिर फैन कैसे चलेगा? तो वहां पे आप जो वायर यूज करें ना, उस वायर को हम लोग क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग का एल्युमिनियम या फिर कॉपर वायर का होता है। इसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी आप खाना बनाते हैं, ठीक है, अब वो मिट्टी वाला नहीं, हम लोग बात नहीं कर रहे, जो भी हम लोग अपने घर में घर में जो बनाते हैं वो सारे बर्तन क्या होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं और वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है। इसके साथ साथ एज वेल एज मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी मतलब थीन सीट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला पतला सीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट आपका डक्टिलिटी, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा है। तो डक्टिलिटी में क्या हो जाएगा? वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला पतला वायर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट का मतलब हो गया लस्ट्रस, शाइनी। नया नया जब आता है मेटल तो देखते हैं कितना शाइनी होता है, फिर धीरे धीरे रिएक्शन करते करते वो थोड़ा पुराना हो जाता है। जैसे कॉपर का आप पढ़े हुए होंगे, ग्रीन कलर हो जाता है, सिल्वर का ब्लैक हो जाता है और आयरन का रेड कलर हो जाता है। ये धीरे-धीरे पुराने होने के कारण हो जाता है। अदरवाइज़ जब वो नया रहता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होता है और लस्ट्रस होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे ये होता कहाँ पे है, मिलता कहाँ पे है। तो सबसे पहला बात, मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ जो है इसके क्रस्ट में, अर्थ आपका पता है 3 पार्ट में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो क्रस्ट हो गया, सेकंड वाले को मेंटल और थर्ड वाले को कोर बोलेंगे, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ ऑल केमिकल एलिमेंट्स आर मेटल। जनरली जितना भी 3/4 मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए कि 4 ही एलिमेंट है तो उसमें से 3 जो है वो आपका क्या है? मेटल है, ठीक है। 3 एलिमेंट क्या है? मेटल है। या 400 में भी आप मान सकते हैं, 400 अगर एलिमेंट है पूरा, ऐसे तो 400 है नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलिए 400 एलिमेंट है तो उसमें से 300 एलिमेंट जो है वो क्या है? मेटल ही है, ठीक है। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ये जो बोल्ड लेटर में दिया हुआ है वो तो लिखेंगे ही, इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है, ठीक है। हम साथ साथ ब्रैकेट भी करते जाएंगे कि कौन सा ब्रैकेट
लिखना है और कैसे लिखना है, ये आप डेफिनेशन के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखेंगे कि मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, तो इसमें से ये सारा का सारा मेटल है, ठीक है। और इसको हम लोग जनरली हम लोग यूज करते हैं, वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ में आप उसको यूज करते हैं, चाहे वो यूज आपका बर्तन के तौर पे हो, चाहे वो गाड़ी के तौर पे हो, चाहे स्कूटर, बसेस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सारे के सारे मेटल या फिर मेटल से मिलके एलॉय जो बने होते हैं उससे ही बने हुए रहते हैं सारे बर्तन वगैरह या जो भी चीज। द लिस्ट इज अनएंडिंग, मतलब कि इसका कोई खत्म ही नहीं है, इतना सारा यूजेस है कि आप सामने जहां भी देखेंगे आपको बहुत सारा जगह पे मेटल ही दिखेगा। अब मेटल को दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका कॉइनेज मेटल और दूसरा है स्ट्रेटेजिक मेटल। और भी बहुत सारा टाइप है, ये फिलहाल आपको दो टाइप बस बताया गया है छोटा सा, जिससे हम लोग कॉइन बनाते हैं, जैसे गोल्ड का कॉइन, सिल्वर का कॉइन, प्लेटिनम का कॉइन, तो उसको कॉइनेज मेटल बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा मेटल जो थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम तक के लिए चले, जिससे उस कंट्री का इकोनॉमी वो उस पर थोड़ा सा मतलब डिपेंड करे, ठीक है, या फिर आप उसको डिफेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उस टाइप के मेटल को हम लोग स्ट्रेटेजिक मेटल बोलते हैं, ठीक है। और ये मेटल को हम लोग उसको मिला के एलॉय बनाते हैं और उस एलॉय को जेट इंजन, एटॉमिक एनर्जी, ये सब जगह पे स्पेस साइंस प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चाहे तो ब्रैकेट लिख सकते हैं। ट्रेस क्वांटिटीज ऑफ सम मेटल्स, कुछ कुछ क्वांटिटीज दिया हुआ है मेटल्स का, जैसे कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया। ये सारे के सारे क्या है, इसेंशियल है ह्यूमन प्लांट के लिए। ये हम लोग को नॉर्मली ऐसे दिखेगा नहीं कहाँ यूज करें, लेकिन हम लोगों के लिए यूज होता है। जैसे आप बोलते हैं ना खाना में क्या है, आयरन है, ये सब। उसके बाद बात करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है वो चीज को समझेंगे। तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम और प्लूटोनियम, इससे क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, वहां पे न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर रिएक्टर में दोनों जगह पे यूज होता है। न्यूक्लियर वेपन का मतलब वो क्या हो, जो हथियार बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन, एटम बम वगैरह हो गया, वो सब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का या मेटल्स का यूज होता है, चाहे वो यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है, ठीक है। कुछ कुछ मेटल आयन है जिसका यूज होता है बायोलॉजिकल फंक्शन में, एंजाइम वगैरह ये सब को वो मदद करता है। सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है। मेकिंग का हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेन समझिए तो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लगभग सबको पता ही रहता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला उसका स्टेट। तो स्टेट मतलब कौन से अवस्था में पाया जाता है, कौन से मतलब स्टेट में पाया जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही स्टेट आप पढ़ते हैं फिलहाल। तो अब आप 10th क्लास में तो आपको पता है, चौथा और पांचवा भी स्टेट होता है। एक आपका हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, ठीक है। प्लाज्मा केवल बोलेंगे, तो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ में आ जाएगा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेट कौन कौन सा है। तो मेटल जो है वो जनरली आपको सॉलिड के ही फॉर्म में पाया जाएगा, और अगर कुछ कुछ एक्सेप्शन का बात करें तो वो मरकरी के तौर पे पाया जाए, मरकरी जो है वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, गैसेस फॉर्म में नहीं। मेटेलिक लस्ट्रस, अब ये मेटेलिक लस्ट्रस क्या होता है, तो वो उसका जो साइनी होता है, साइनी प्रॉपर्टी, उसी को मेटेलिक लस्ट्रस बोलते हैं। कुछ कुछ जैसे ग्रे या व्हाइट कलर का होता है, वो जब नए में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा चमकदार होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हार्डनेस। तो ये हार्डनेस क्या होता है, तो मेटल जो होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रुई कॉटन लेते हैं, किसी के सिर पे मारिए कुछ नहीं होगा, लोहा किसी के सिर पे मारिए देखिए क्या हो जाता है, बेचारे का सिर फट जाएगा। ऐसा करना नहीं है, बस समझने के लिए आप समझिए कि उसका हार्डनेस है वो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा मेटल भी है जो ये प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है, जिसमें से आपका सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ठीक है। और सोडियम का बात कर रहे हैं तो सोडियम के बारे में थोड़ा ये भी समझ लेंगे कि ये इतना ज्यादा हाई रिएक्टिविटी इसका होता है कि सोडियम को नॉर्मली रखेंगे तो वो जल जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं, ठीक है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप आसानी से वो चाकू से क्या कर सकते हैं, शार्प नाइफ से उसको काट भी सकते हैं। सोचिए कितना, इमेजिन कीजिए कि कितना अजीब लगता होगा कि मेटल को आप आसानी से क्या करें, एक शार्प नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। तो हार्डेस्ट मेटल जो है वो आपका क्या है, क्रोमियम है। और सॉफ्टेस्ट मेटल जो है वो आपका सीजियम दिया हुआ है, ठीक है।
मैलिबिलिटी आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसको हैमर से, हथौड़ा से आप क्या कर सकते हैं, पीटेंगे तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मेलिएबल होता है। इसको पीटने पे क्या होता है, ये पतला हो जाएगा। और अगर मोस्ट मेलिएबल का बात करेंगे तो वो कौन है, प्लैटिनम है, और मेटल फॉलोड बाय गोल्ड। इसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है भाई, तो उसको वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। और इसमें एग्जांपल क्या है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कॉपर है। इसलिए कॉपर को हम लोग बेस्ट एग्जांपल मानते हैं, क्योंकि कॉपर को क्या करते हैं हम लोग, अपने घर के बिजली का जो भी सामान होता है वो सारा वायर वगैरह जो भी होता है, बिजली सामान नहीं, वायर जो होता है वो कॉपर से ही जनरली बनता है। चाहे वो आप कोई भी वायर देख सकते हैं, ठीक है। गोल्ड भी है, गोल्ड को भी आप डक्टाइल कर सकते हैं, तभी तो उसका ऑर्नामेंट बनाने में आसानी होता है। प्लैटिनम भी होता है और सिल्वर भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल याद रख लीजिएगा कि गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, और बहुत ही आप उसको क्या कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। और एक लाइन दिया हुआ, इट इज इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना अगर आप लेते हैं तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा आप उसको खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको वायर के तौर पे नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ही महंगा होता है। बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी डिफरेंट, आप उसको अलग अलग शेप में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। जैसा आपको जरूरत है उसके बेसिस पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का। तो ये कंडक्शन का मतलब सिंपल सा बात है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही कंडक्शन कहलाता है। किसको लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहा है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कुछ कुछ ऐसा बदमाश मेटल है जो उसको फॉलो नहीं करता है, जिसमें से आपका कौन, मरकरी हो गया। लेकिन हाँ, कुछ अच्छा बच्चा भी है। जो सबसे अच्छा बच्चा है वो कौन सा बच्चा है, सिल्वर है। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, और मेटल में आप बोल सकते हैं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो सिल्वर है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग वायर के तौर पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। किसके कंपेयर में, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम के कंपेयर में। इस वजह से हम लोग अपने घर में जो वायर यूज करते हैं उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब कौन सा मेटल यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे वही लाइन लिखा हुआ है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपर, गोल्ड, ये सब में, लेकिन फिर भी हम लोग कॉपर ही यूज करते हैं, क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव है। और गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ हाई कोरोजन रेसिस्टेंस भी है, ठीक है। अदर मेटल का बात करेंगे तो कुछ कुछ मेटल ये भी आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम। इसी वजह से देखते हैं कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो लोहा का पोल वगैरह ये सब जो रहता है उसको छूने से मना किया जाता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। लेकिन हाँ, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना कर देगा कि आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग ही सकता है, और लगता भी है बहुत लोगों को। एल्युमिनियम केबल्स आर यूज्ड इन हाई ट्रांसमिशन लाइंस, ये आपका तो यूज पता चल गया। और केबल का मतलब ही वायर समझिएगा, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है जिसको पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ताकि उससे क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर न लगे। अगर नेक्ड लाइव वायर रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बाहर भी आपका जो भी कोई टच करेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस का मतलब हो गया, सिंपल सा बात है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को वो क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से पास करेगा, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी आपका क्या है, सिल्वर है। फिर आपका इधर कॉपर भी हो गया, और लीड जो है वो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी का वैल्यू आपको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम यहाँ पे क्या यूज करेगा वो चीज को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए कि एक इतना बड़ा सा, कोई भी मान लीजिए कि इतना बड़ा सा एक बोरा है, बोरा या बॉक्स कुछ भी ले लीजिए, उसमें कपड़ा का ही ले लीजिए, पैकेट टाइप से, उसमें कॉटन डाल दीजिए, ठीक है। और सेम उतना ही बड़े कपड़े में आप आयरन डाल दीजिए। आप देखेंगे कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम क्या है, सेम। लेकिन मास जो है ना, वो आयरन का ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका मास ज्यादा हो गया उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे ही समझिए कि कॉटन से किसी को मारेंगे तो चोट लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही आयरन से मार देंगे तो बहुत ज्यादा चोट लग जाएगा। तो इससे आप क्या समझे कि आयरन का डेंसिटी ज्यादा।
ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, वो आपको पता होगा, जैसे आयरन नेल का डेंसिटी कम होता है मरकरी से, इस वजह से मरकरी में वो क्या करता है, तैरता है। ठीक है। डेंसिटी के बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सीधा सा बात है, एक ऐसा टेम्परेचर। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां से वो पिघलना स्टार्ट कर दे, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर जहां से वो उबलना स्टार्ट कर दे, बॉयल होना स्टार्ट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। वो टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को मेल्टिंग, और प्रोसेस को, दूसरे प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, टंगस्टन का। ये थोड़ा बहुत डिफर करेगा, लेकिन हाँ, सब में लगभग 35,000, 35 सॉरी 3,000, 3,000। और यहाँ से 600, किसी में 500 भी समथिंग रहता है 3,000 के साथ। ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ये जो टंगस्टन है, वो टंगस्टन कहाँ यूज होता है, तो बल्ब में यूज होता है। और इसका एटॉमिक सिंबल क्या है, डब्ल्यू। ठीक है। एटॉमिक सिंबल समझते हैं ना, जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का सी एटॉमिक सिंबल हो गया, वैसे ही टंगस्टन का डब्ल्यू हो गया। सोनोरिटी, ये सोनोरिटी क्या होता है, वो चीज को समझेंगे। जैसे ही आप बेल बजाते हैं, तो घंटी जो है ना, वो स्ट्रक हो जाता है, टन आवाज वो जो है वो गूंजता है, वो उसी में स्ट्राइक करके वो क्या करता है, स्ट्रक हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड जो है थोड़ा लंबा टाइम तक बजता है। ठीक है। और ये सब आपका चर्च का गॉन्ग्स एंड आर मेड ऑफ मेटल्स और देयर एलॉयज, या तो वो मेटल से बना हुआ या फिर उसके एलॉय से ही बना हुआ रहेगा, तो आखिर वो बना हुआ मेटल से ही। फिलहाल यहाँ तक में आपका लगभग 10 प्रॉपर्टी है, जो आप फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी था मेटल का, वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब नॉन मेटल का बात करते हैं। तो नॉन मेटल में क्या है, अ केमिकल एलिमेंट्स विच मोस्टली लैक्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटल। ये देखिए, ये सिंपल सा बात हो गया कि राम कहाँ रहता है, श्याम के पास, श्याम कहाँ रहता है, राम के पास। दोनों कहाँ रहता है, दोनों आपस में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, राम का घर बताया गया था। फिलहाल राम कौन है, तो यहाँ पे मेटल है जिसका प्रॉपर्टी बता दिया गया है। और श्याम कौन है, तो उसके जस्ट अपोजिट में, मतलब उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब जो जो प्रॉपर्टी आपके आप अभी जो पढ़े मेटल में, वही सेम प्रॉपर्टी का अपोजिट होगा। मतलब अगर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी था, तो इसमें नहीं होगा। उसमें आपका सोनोरिटी था, तो इसमें सोनोरिटी नहीं होगा। उसका डेंसिटी ज्यादा था, तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। सारा कुछ अपोजिट। ठीक है। तो लगभग यहाँ पे बोला जा रहा है 22 नॉन मेटल है, जिसके बारे में हम लोग को पता है, जिसमें से एग्जांपल आपका वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। और जैसा कि आप पढ़े कि मेटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेम वैसे ही नॉन मेटल भी आपको जानना है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नॉन मेटल के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला तो नॉन मेटल ऑक्सीजन है, पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। ठीक है। मेटल तो चलिए बहुत दिन बाद हम लोग को मिला था। सबसे पहला जो मेटल मिला था, वो कौन सा मेटल मिला था, कॉपर मिला था। फिर हम लोग उससे क्या बनाए, इम्प्लीमेंट्स, जो भी औजार वगैरह ये सब बनाए। लेकिन नॉन मेटल तो सदियों जमाना से चलते आ रहा है। ठीक है। मेटल भले ही थोड़ा सा के लिए सोच सकते हैं कि हाँ चलो उसके बिना जी ले, लेकिन नॉन मेटल के बिना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में यहाँ पे देखेंगे फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट हम आपको अभी बताएं कि मेटल का जनरली आपको सॉलिड में मिलेगा, और एक दो एक्सेप्शनल केस है जो आपका लिक्विड में मिलेगा। लेकिन ये क्या है कि आपको सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, और गैस में भी मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओनली वन इज ब्रोमीन, लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, और बाकी आपको सॉलिड और गैस के फॉर्म में मिलेगा। ये ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है जैसे आप एक हथौड़ी मारे नहीं कि वो चूर चूर हो गया। जैसे ईंटा को मारते हैं ना, ईंट जो होता है, ईंट को एक हथौड़ी मारिए, आप देखेंगे कि ईंट क्या हो गया, चूर चूर हो जाएगा। ठीक है।
ये ब्रिटल नेचर का हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सारा का सारा यही चीज़ दिया हुआ है कि जिसको भी आप एक हथौड़ी मारते हैं या हैमर से जो भी है, तो वो आपका चूर-चूर हो जाएगा, ये ब्रिटलनेस नेचर का होता है। मैलिबिलिटी इसमें नहीं होता है, क्योंकि आप उसको सीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, डक्टिलिटी भी नहीं होता, आप उसको वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करें तो ये भी उसमें नहीं होता है, लेकिन कुछ-कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे ग्रेफाइट का बात करेंगे तो ग्रेफाइट आपका क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। तो बस एक ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है, जो कि क्या है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो इस वजह से ग्रेफाइट को हम लोग यूज भी करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रोड बनाने में। और नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता है, तो ये इस रीजन से, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एब्सेंस होता है। डेंसिटी का बात करें तो जाहिर सी बात है डेंसिटी उससे कम रहेगा। किससे कम रहेगा, मेटल के कंपेयर में कम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको यही समझना है कि उसके कंपैरिजन में ये आपका कम रहेगा। बस एक डायमंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है इतना ज़्यादा, ठीक है, और ग्रेफाइट, बाद बाकी सब आपका कम रहेगा। ऊपर जो भी बुक्स दिया हुआ था वो सारा कुछ जो भी पढ़े वो सारा एक जगह पे कंसाइज करके दे दिया हुआ है। आप इसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा। लगभग 10 प्रॉपर्टी उसमें भी था, 9 प्रॉपर्टी यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन भी इसमें दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है वो चीज़ को समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो चलिए ठीक है, जो भी कैसा दिखता है क्या नहीं वो तो समझ में आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको जहाँ केमिकल प्रॉपर्टी बोल दिया, इसका मतलब है कि आपको रिएक्शन ही करना पड़ेगा। अब रिएक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या है, एक्टिविटी सीरीज, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या शो करता है, तो जो जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, ये जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है, ये सबसे टॉप पे है, ये फर्स्ट पे है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट, इसका रिएक्टिविटी सीरीज भी हो गया, मतलब कि सबसे ज्यादा पावरफुल यही हो गया। अगर कोई रिएक्शन और के लेफ्ट साइड में और इधर कोई भी रिएक्शन है और जिसमें दो मेटल है, ये आपका इधर मेटल है और इधर नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा ना, इसको धक्का मार के हटा देगा, जो कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, जिस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, CEMENT, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आइए हम कोशिश करते हैं याद करवाने का। अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद हो रहा है तो भी आपको क्या करना है कि 4 बार 5 बार कम से कम लिखिए, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल, ये बहुत ही जरूरी है, याद रहना चाहिए। नाम भी याद कर लीजिएगा। सबसे पहले मूवी आप लोग देखे होंगे 19, और ये है आपका 20, ये इधर से हो गया 19 20, इधर से आपका 11, और फिर इधर से 12, ये दो चीज इधर से, दो चीज इधर से, ठीक है। दो याद हो गया तो दो और दो इधर 4 हो जाएगा। 19 इधर से, 20 इधर से, स्पेस देखें, और इधर 11 और 12, 12 के बाद 13, और यही 13 बन जाता है 30, ठीक है। कितना एलिमेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 26 27 28। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस नॉर्मली आप देखेंगे तो याद होने के लिए बस। अब आप जैसे याद कर लिए कि हाँ 19 है, उसके बाद एक स्पेस के बाद 20 है, फिर 11 है, फिर 12 है। अच्छा 12 के बाद 13 याद होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब क्या याद रखना चाहिए, तो 26 27 28, यहाँ तक याद हो गया तो बस। इसके बाद नंबर वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। आपको हम बोले 30 तक एलिमेंट का नंबर, सिंबल और मास याद होता है तो अच्छी बात है, मास ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है उतना। फिर आपका SN और PB। SN का मतलब क्या होता है, टीन, और PB का मतलब होता है लेड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं लिखने का। तो टीन और लेड, SN PB, ये बस दो चीज याद कीजिए। उसके बाद एक एक्सेप्शन केस आता है हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे गैस है, वो सारा का सारा मेटल है, एक ही है हाइड्रोजन जो नॉन मेटल है, ठीक है। इस वजह से इसको इस तरह से कॉलम में ऐसे ब्रैकेट में रखा हुआ है, और ये स्टार किया हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा मेटल है और ये नॉन मेटल है। यहाँ तक तो ठीक है, SN हो गया, PB हो गया, ये SN यहाँ पे और ये PB। अब एक हाइड्रोजन घुस गया। अब सबसे पहली बात,
यहाँ पे बस और एक एक्सेप्शन केस आएगा Hg वाला। ये कॉपर AgAuPt सबसे सस्ता कौन? कॉपर है सबसे सस्ता। उससे महंगा कौन है? Ag सिल्वर। सिल्वर से महंगा कौन है? गोल्ड। और गोल्ड से भी महंगा कौन है? प्लेटिनम। इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलता है। ठीक है, तो बस सिंपल सा बात है Cu और बीच में बस एक Hg आएगा। उसके बाद आपको करना है Ag मतलब सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। Ag से पहले आपको याद रखना है Hg होगा, HCu फिर Hg, बाकी आपका सीक्वेंस में। याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो 4-5 बार जितने बार लिखने का वो लिखिए और याद कर लीजिए। रिएक्शन, अब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े तो भाई रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन जो है वो हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल को रिएक्ट करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मेटल को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ। व्हेन मेटल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल सोडियम। सोडियम को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। When sodium is react with oxygen then to form सोडियम ऑक्साइड। अब ये N2O कैसे बन रहा है तो उसके लिए बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आपका वैलेंसी चार्ट। अगर आपको वैलेंसी चार्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो फिर याद करना ही पड़ेगा। अगर जो आप सोच रहे हैं कि नहीं हम वैलेंसी चार्ट नहीं याद करेंगे तो ये गड़बड़ है। कंपाउंड जितना भी बनता है वो लगभग आपका सारा का सारा जितना भी आयनिक बॉन्ड वाला है वो वैलेंसी चार्ट पे ही बनता है। वो चार्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाला याद करना है। जैसे सोडियम में कितना चार्ज होता है, ठीक है, फिर आपका क्लोरीन में कितना चार्ज होता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं Na और O से। तो आपको पता है Na पे कितना चार्ज होता है? +1, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2-। ये 2- जो है वो Na के नीचे आ जाएगा और 1 से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप कभी 1x लिखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। देन टू फॉर्म Na और ये 2 जाके यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो Na2O बन गया। ये देखिए इस तरह से हमारा कंपाउंड बन के रेडी हो गया। ठीक है, CaO का बात करें तो Ca हो गया आपका जिसका वैलेंसी होता है 2+, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 2-। तो ये सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा और बन गया CaO। ठीक है, सेम वैसे ही एज इट इज इसको भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। रिएक्शन याद नहीं करना है, किसके साथ किसको रिएक्ट करे वो बस याद कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, याद करना है तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझ के याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, Al2O3 कैसे बना वो भी हम आपको बता देना चाहेंगे। Al और ऑक्सीजन, Al का कितना चार्ज होता है? 3+ होता है। ये ऑक्सीजन का 2- होता है। ठीक है, +3, ये 2 इधर जाके Al2 हो गया और ये 3 इधर आ गया तो Al2O3 बन गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका? रस्ट का। ये रस्ट क्या होता है भाई? तो सबसे पहले आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, यहाँ पे भी वैलेंसी का खेल है। ठीक है, FeO, Fe का वैलेंसी कितना होता है? तो Fe का वैलेंसी होता है 3+ और ऑक्सीजन का कितना होता है? 2-। ये Fe का कंपाउंड बन जाएगा Fe2 और O का बन जाएगा आपका 3, Fe2O3। कोई दिक्कत है? ठीक है, यहाँ तक Fe2O3 ये कंपाउंड आपका बन गया। फिर होता क्या है कि ये तो आपका फेरस ऑक्साइड या जो भी है ये बन गया आपका। अब इस आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे कि पानी में रखेंगे। ऐसे रखते नहीं है, पानी कहाँ से आ जाता है? अपने आप बारिश से, या फिर कोई भी कहीं भी मेटल वाला चीज़ है और वहाँ पे पानी धीरे धीरे अपने आप जैसे ही लगेगा उस पर, तो उस पर क्या हो जाता है? रस्ट बन जाता है। तो रस्ट का फॉर्मूला बस आपको क्या करना है? Fe2O3.XH2O। कुछ ज़्यादा यहाँ पे लिखा जा चुका है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। चलिए देख सकते हैं आप Fe2O3.XH2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्ट का डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉर्मली रिएक्शन ही पूछेगा। कभी कभी आपका यहाँ पे कंपाउंड जो है Fe3O4 बनेगा। कब? आयरन डज नॉट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीट बट ग्लोज रेड हॉट एंड फॉर्म Fe3O4। ज़्यादा हीट करके साथ हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे तो वो आपका ये Fe3O4 बना के दे देगा। ठीक है, CuO, तो Cu का भी 2+ और ऑक्सीजन का भी 2-। ये +- खत्म, बन के रेडी है हमारा CuO। और यहाँ पे 2 लिख देते हैं जिससे पता चलता है वैलेंसी 2 है।
क्योंकि कभी कभी कॉपर का ना वैलेंसी 1 भी लेके चलना पड़ता है। सिल्वर और गोल्ड नहीं रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। इवन हाई टेम्परेचर भी दे दे रहे हैं तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, बहुत ही नीचे में इसको पोजीशन मिला हुआ है, बेचारे का एक्टिव नहीं है, बहुत ही आलसी टाइप से है, ठीक है। अब बात करेंगे नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ये नेचर क्या है इसका, कैसा है नेचर, वो चीज को देखने के लिए तो सबसे पहला चीज, जो भी आप मेटल ऑक्साइड बनाएं उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बनाएंगे, बेस बना देंगे। कैसे बेस बनाएंगे भाई, तो मेटल ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये आपका बेस बन के रेडी है। अब ये भी आपका बैलेंसी का खेल से चलेगा, कैसे चलेगा वो माइंड में आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस बनेगा। और उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि मेटल ऑक्साइड हो गया Na2O, इससे आपका क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। लेकिन अगर वही SO2 रहता है, ये आपका मेटल है और ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। इससे क्या बनता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यस H3SO4 भी बन सकता है, H2SO4 भी बन सकता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आप इससे बना सकते हैं, H2SO4 भी बना सकते हैं, इसको सल्फ्यूरिक सल्फोनिक ये सब, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना देंगे हम लोग, कार्बोनिक एसिड है, H2CO3, ठीक है। और ये H2CO3 कैसे बनता है, इसमें भी वैलेंसी है, HCO3, यहाँ पे इसका 1 प्लस इसका 2 माइनस, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो H2CO3 बन के रेडी, ठीक है। ये H2SO4 भी वैसे ही बनता है, NaOH भी वैसे ही बनता है। तो फिलहाल सब में क्या हम आपको बताएं, बस आप एक बार नॉर्मली वैलेंसी चार्ट याद कर लीजिए, और अगर दिक्कत होगा तो फिर आप हमको बताइए कि हाँ हमको दिक्कत हो रहा है आयनिक कंपाउंड बनाने में, तो हम एक बार आयनिक कंपाउंड भी बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम लोग वाटर में डुबो रहे हैं तो बेचारा क्या बन के रेडी हो जा रहा है, बेस बन के रेडी हो जा रहा है, जिसको आप अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ मेटल, अगर हम लोग उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर सॉल्ट और वाटर बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वो चीज को समझिए अच्छे से, ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है, अभी हम आपको बताएं। चलिए एक पल के लिए समझिए कि आपको ये नहीं पता ये एसिड है कि बेस है, ये तो आपको पता है ना कि ये एसिड है, ठीक। ये क्या है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़े हुए हैं कि जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तब हम लोगों का सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी एसिड यूज हो चुका है, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये 3 चीज हो गया, बचा क्या चीज, बेस, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसा नेचर का है, तो बेसिक नेचर का है। कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का। कुछ कुछ बदमाश ऐसा भी है जो ना तो वो एसिडिक ही है ना ही वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। बोले तो दोनों नेचर का हो जाता है, कभी कभी दोनों शो कर देता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ZnO को HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये नॉर्मली यहाँ पे बेस की तरह एक्ट किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब इसको आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जिंकेट वाला फॉर्म कर देगा, फिर आपका एल्यूमिनेट वाला फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे ये किस तरह से फॉर्म कर रहा है, ये इस जगह पे बेसिक था लेकिन यहाँ पे बेसिक नहीं शो कर रहा है, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। तो जो ऊपर किए ऑक्सीजन के साथ किए तो मेटल ऑक्साइड बन गया, और मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ करे थे। इस बार क्या करेंगे, डायरेक्ट मेटल को वाटर के साथ करेंगे तो भी आपका क्या बना के देगा, बेस ही बना के देगा, क्योंकि N जो है A, और यहाँ पे वाटर को आप ऐसे तोड़े H प्लस और OH माइनस में तोड़ दिए, तो ये प्लस है, तो ये प्लस जाहिर सी बात है माइनस के पास ही जाएगा, तो NaOH बना देगा, क्या बना देगा, NaOH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारा का सारा रिएक्ट करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। ये आपको बताया जा रहा है सेम चीज, मेटल को वाटर के साथ करिए, मेटल को वाटर के साथ कीजिए। तो लेकिन मैग्नीशियम का जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम हो गया, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या करता है, खुद ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ही बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑल्सो फ्लोट्स ऑन वाटर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, ये मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा और खुद ही आ जाएगा MgO। Mg का 2 प्लस होता है एंड ऑक्सीजन का 2 माइनस। ठीक है, और कुछ कुछ मेटल है जो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिसका भी मतलब हाइड्रोजन से नीचे रहेगा ना रिएक्टिविटी सीरीज, वो आप देखेंगे कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये PDF थोड़ा ब्लर हो गया ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, मेटल को जब एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बन जाएगा, वो भी पॉपअप साउंड के साथ। और ये आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्शन दिया हुआ था। ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। और उसमें आप देख सकते हैं, फिगर भी उसमें दिया हुआ होगा, आप NCERT बुक या कोई भी बुक में आप पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो आपको देखने मिल जाएगा, पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके निकल जाता है। कुछ कुछ स्कूल्स में लैब वगैरह भी करवाया जाता है इस पे। यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को धक्का दे रहा है, ZnCl2 बना दे रहा है। और किन्हीं को दिक्कत हो रहा है कि भाई सब में 2 कहाँ से आ जा रहा है, तो रीजन क्या है ना कि सबका 2 प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन का 1 ही माइनस होता है। तो इस वजह से क्या है, सारा 2 नीचे आ जा रहा है, ये 2 जो है वो कहाँ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है। ठीक है, ये MgCl2 बच जा रहा है और H जो है वो बेचारा अलग होके इधर आ गया। ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन वाला ये ऊपर जो मैं आपको बताया कि मेटल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को धक्का देके हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन को, और अपना जो भी सॉल्ट बनाना है वो सॉल्ट बना ले रहा है। मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, और जो भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब बेचारा नीचे है, तो ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, वो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे दिया हुआ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो नहीं वो हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला। इट ऑक्सीडाइज्ड H2 formed into water itself get reduced to any of these oxides of nitrogen। ठीक है, वो नाइट्रोजन के ही फॉर्म में वो निकल जाएगा, लेकिन वो उसको हटा नहीं पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे Zn को नाइट्रिक एसिड के साथ किए तो ये बन गया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाया और NO3 पे कितना माइनस होता है, 1 माइनस होता है, और Zn पे 2 प्लस, तो ये 2 आके NO3 का नीचे आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए Zn और प्लस H NO3, तो H NO3 को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे, H प्लस और NO3 2 माइनस, और यहाँ पे 2 प्लस, सॉरी हम गलत लिखे हैं, यहाँ पे 2 प्लस नहीं होगा, 1 मतलब 2 प्लस बोले, 2 माइनस नहीं 1 माइनस होगा, 1 माइनस। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसका जो 2 है वो यहाँ पे आके ब्रैकेट में ऐसे 2 लगा देगा, तो ZnNO3 होल 2 बन गया। और H यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऐसे ऐसे जनरली H कभी भी अकेले रहता नहीं, लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसे बताया जा रहा है इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। H हो गया, फिर HNO3 को H के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये H जो है वो इसको आके ज्वाइन कर ले रहा है। ठीक है, और NO3 से एक ऑक्सीजन ले लिया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस्ड कर रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, अपना ऑक्सीजन को हटा देना। ठीक है,
रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ना। और ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन में, ये आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हुए हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। और रिडक्शन जो होगा वो उसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग रॉयल वाटर भी बोलते हैं। तो देखिए एक्वारेजिया होता क्या है वो चीज़ को समझेंगे। दो चीज़ रहता है इसमें, एक तो HCl और एक HNO3। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? इसमें बेचारे के में दोनों में 1 1, इसमें एक 3 है। तो इसको क्या करेंगे? जस्ट इसको 3 का जरूरत है और इसको 1 का जरूरत है। तो ये 3:1 के फॉर्म में दोनों का मिक्सअप रहता है। ठीक है, 3 HCl, 3 मोल्स ऑफ HCl रहेगा और 1 मोल्स ऑफ HNO3 रहेगा। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो ये आपका रॉयल वाटर बन के रेडी हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्वारेजियो को मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम ये सब घोलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मेटल को रिएक्ट करना है किसके साथ? रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मेटल को आपस में लड़ा दीजिए, देखिए उसके बाद क्या होता है। तो जैसे ये भी मेटल है और ये मेटल सॉल्यूशन है, तो अगर इसका रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा है तो इसको धक्का मार के हटा देगा और ये FeSO4 बना दिया और Cu अलग हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली ये आपका रिएक्शन जो है वो कैसे करेगा? तो मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को धक्का मार के हटा देगा। और ये सारा का सारा खेल रिएक्टिविटी सीरीज। दो चीज जरूरी है कंपाउंड ये सब रिएक्शन करने के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज और प्लस वैलेंसी चार्ट। आपको कहीं भी नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा और हमसे ज़रूरत हो तो हमसे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। वैलेंसी चार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज तो ऊपर दिया हुआ ही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन, क्यों भाई? क्योंकि आयरन जो है ना वो कॉपर से नीचे रहता है, तो कहाँ से धक्का देगा? वो बेचारा कमजोर है उससे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, बनाइए। ये कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा ये सारा चीज़ दिया हुआ है। और हमको लगता है कि यहीं तक आज रहने देते हैं, क्योंकि अभी तक में हम लोग क्या पढ़े हैं? तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगले क्लास जब आएंगे तब फिर हम लोग नॉन मेटल को देखेंगे। ओके, बाय।